तो हम लोग करेंगे क्या, अलाउद्दीन खिलजी का हम लोगों ने क्या देख रखे थे, रिफॉर्म्स देख लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, एग्रीगेरियन रिफॉर्म किया, आर्मी रिफॉर्म किया, सोशल रिफॉर्म किया, मार्केट रिफॉर्म्स किया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, यानी ये कहाँ कहाँ पर अटैक किया, उस अटैक में कौन कौन सा एरिया इसने जीता, कब कौन सा एरिया जीता, एक सीरीज वाइज यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी मोनार्क हो, हर मोनार्क क्या चाहता है, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी भी क्या था, एक मोनार्क था, तो ये भी अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन एक बड़े लेवल पे करना चाहता था। हाँ, ये अलग बात है कि इसके मोनार्क बनने तक जो दिल्ली सल्तनत थी वो काफ़ी कुछ मतलब एक बड़ी सल्तनत, एक बड़ी डायनेस्टी, एक बड़ा टेरिटोरियल हिस्सा हो चुका था, बट इसने और उसमें एक्सपेंशन किया। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए अलाउद्दीन खिलजी वाले मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में, लिखिए पहला पॉइंट, ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट डिफेंस, expansion and consolidation could be undertaken simultaneously. ये लाइन लिखाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो ये सोचता था कि मैं अपनी टेरिटरी को डिफेंस भी कर सकता हूँ, एक्सपैंड भी कर सकता हूँ, और एक्सपेंशन के बाद सबको एक साथ कंसोलिडेट भी कर सकता हूँ। यानी कि कई बार ये होता था, जो मोनार्क होता था वो ये सोचता था कि अगर मैं एक्सपेंशन पर गया तो पीछे मेरे हो सकता है कि मेरी टेरिटरी मुझसे छीन जाए या मैं अपनी टेरिटरी को डिफेंड ना कर पाऊँ। पर अलाउद्दीन खिलजी जो था ये काफ़ी मजबूत इरादों वाला व्यक्ति था। ये कहता था कि नहीं, मैं सब एक साथ कर सकता हूँ, और उसके लिए इसने वो सिस्टम और रिफॉर्म्स बनाए भी तो थे। ये सारे रिफॉर्म जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म किया, मार्केट में रिफॉर्म और आर्मी रिफॉर्म, ये सब क्या था, ये सब इसके इन्हीं सोच का नतीजा था कि उसने ये सारे काम किए। अब कोई भी मोनार्क जो होता है वो कभी भी अकेले सारे एक्सपेंशन, सारे काम नहीं कर पाता। उसको क्या चाहिए, अपने कुछ खास विश्वास पात्र लोग चाहिए जिनके भरोसे या जिनके साथ वो मिलकर ये सारे काम कर सके। तो इसके पास भी कुछ बहुत ही खास लोग थे जो इसके क्या थे, वफादार। जैसे तो लिखिएगा, ही वाज सपोर्टेड बाय हिज ब्रदर्स। कौन थे, उलूग खां, दूसरा था नुसरत खां, जफर खां, एंड his brother-in-law
अल्प खां। ये लोग जो थे इसके खास वफादार थे। और साथ में एक और व्यक्ति जुड़ा, तो उसको भी लिख लीजिए, जिसका नाम था मलिक। ये थोड़ा सा गैप करके लिखिए, इसलिए गैप करके लिखिए ताकि ये दिमाग में रहे कि ये स्टार्टिंग से नहीं था, कुछ समय बाद इसके साथ आया। जब ये राजा बना उसके बाद ये व्यक्ति इसके साथ जुड़ा और उसका नाम था मलिक कफूर, जो क्या था, स्लेव ऑफ अलाउद्दीन। ये कौन था? स्लेव था अलाउद्दीन का। तो इतने लोगों की मदद से इसने अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया, एक्सपेंड किया और कंसोलिडेट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो इसका एक्सपेंशन, जो फर्स्ट एक्सपेंशन था, हम लोग क्या लिख रहे हैं? एक्सपेंशन लिख रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट एक्सपेंशन था वो लिखिए, वो था गुजरात। गुजरात कैसे जीता, क्या कहानी थी, वो लिखिए। लिखिएगा इन 1297, कहीं पर आपको 1299 भी मिलेगा। तो इतने पीछे के इतिहास में 1-2 साल का कोई मैटर नहीं करता। हाँ, और यूपीएससी जो है वो आपसे कोई ऐसा डेट या ईयर का क्वेश्चन पूछने वाली नहीं है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि जो उसका पहला कॉन्क्वेस्ट था वो कब था? 1297 में। कहाँ था? गुजरात। और हुआ क्या? तो कहा, इसकी कहानी लिखिए। लिखिएगा उलूग खां। उलूग खां एंड नुसरत खां। उलूग खां एंड नुसरत खां कौन है? इसके भाई हैं। देखिए, डिफीटेड राय करण देव सेकेंड एंड कैप्चर्ड द कैपिटल अनहिलवारा। कैप्चर्ड द कैपिटल अनहिलवारा, यहाँ डबल लाइन कर दीजिए ताकि यह कंफ्यूजन ना हो। एंड प्लंडर्ड गुजरात। देखिए, प्लंडरिंग तो इनका होना ही है, जो भी एरिया जीतेंगे वहाँ ये प्लंडर करेंगे। अब यही गुजरात में ही इसको कौन मिलता है? मलिक कफूर। इस मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी यहीं गुजरात में ही खरीदा था एज ए स्लेव। तो यहाँ लिख लीजिए। अब उसके पीछे की बहुत ज़्यादा कहानी आपको नहीं जाननी, क्योंकि वो आपसे पूछने वाला नहीं है कोई। आपको सिर्फ इतना जानना है कि मलिक कफूर जो इसका स्लेव था, बहुत ही खास वफादार स्लेव, वो कहाँ से इसको परचेज किया था? गुजरात से परचेज किया था। He acquired Malik Kafur as his slave, अब इसी मलिक कफूर को also called as 1000 दिनारी, कॉल्ड एज 1000 दिनारी। इस मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था। अब ये 1000 दिनारी वर्ड से अपने आप आपके दिमाग में कुछ एक छवि बनी होगी। क्या? दिनार क्या है? करेंसी है उस टाइम की, सिक्के। और 1000 क्या है? काउंटिंग। इसका सिंपल सा यही लॉजिक हुआ कि
मलिक कफूर ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था। उस टाइम दिनार सबसे बड़ा करेंसी है, और उस दिनार को 1000 दिनार, यानी आप सोच सकते हो कितना महंगा रहा होगा ये। तो इतने महंगे स्लेब को खरीदने का लॉजिक क्या रहा आपका? यानी कि ये काफ़ी फेमस था, मलिक कफूर काफ़ी फेमस था स्लेब के रूप में। तो इसने 1000 दिनारी देकर इसको खरीदा, और वाकई में जब तक मलिक कफूर रहा इसने क्या किया, कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गद्दारी नहीं की, न होने दिया। पूरे लाइफ टाइम अलाउद्दीन खिलजी का वफादार बना रहा। तो इसलिए इसको ये 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते थे। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है कि गुजरात को उलूग खां और नुसरत खां ने जीता था। किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को 1000 दिनार के में खरीदा। इस वजह से मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक, अब लिखिए सेकेंड, रणथंबोर। रणथंबोर के बारे में आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान के बेटे को जब उनके भाई ने हटा दिया था तो वो वहाँ से जाकर कहाँ, रणथंबोर में एक छोटा सा अपना एरिया बनाकर रह रहे थे। अर्ली राजपूत में आपको पढ़ाया गया है ये। तो ये जब रणथंबोर को जीतता है तो उसमें तो खैर रूलर दूसरे थे, तो लिखिएगा रणथंबोर, और लिखिएगा देन रूलर हमीर देव, देन रूलर हमीर देव, कॉमा he gave shelter to rebelled मंगोल नोबल। कौन? तो उस मंगोल नोबल का जो था। तो देखिए ये आपको बताया गया है कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मंगोलों को दिल्ली में बसाया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का क्या किया था, मैस्कर यानी कि नरसंहार किया था। स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये किया गया था, इसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट था कि नोबल्स क्या करेंगे, मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वो मेरे खिलाफ साजिश करेंगे। इस वजह से वो मंगोलों को मारा। और दूसरा, मंगोल जो बार बार अटैक कर रहे थे उनके मन में ये भय भरने के लिए भी इसने मंगोलों की हत्या की, मैस्कर किया। तो वाकई में कुछ मंगोल नोबल्स ने इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की भी थी। तो जब इसको पता चला, क्योंकि इसके पास तो बहुत बढ़िया स्पाइनस सिस्टम यानी कि स्पिनो सिस्टम था, तो इसने क्या किया, तो जब कुछ नोबल्स को पता चला तो नोबल्स क्या किए, इसके यहाँ से भागकर कहाँ पहुँचे, रणथंबोर। और वहाँ के राजा से उन्होंने शेल्टर मांगा कि आप मुझे शरण दे दीजिए, हमारे पीछे कौन लगा, अलाउद्दीन खिलजी लगा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, शरण दे दिया। तो जब उन्होंने शरण दे दिया तो अब ये इतना मतलब गुस्से में या कहिए क्रूरता की वजह से या मंगोलों से इसको कुछ खासी टाइप की नफरत थी कि ये खुद ही रणथंबोर के लिए मार्च किया। कि जब इसको पता चला कि मंगोल नोबल्स को रणथंबोर के राजा हमीर देव ने शरण दिया है, शेल्टर दिया है, तो ये खुद ही मार्च कर दिया। तो लिखिएगा अलाउद्दीन himself marched with army
and defeated Amirdev and also killed all Mongols but in this war नुसरत खां डायड, इसका भाई नुसरत खां इसमें मारा गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछे कि भाई रणथंबोर पर अटैक करने का रीजन कहिए या रणथंबोर पर अटैक करने का उसको बहाना, जो भी कहिए, वो था कि मंगोलों को शरण देना, इस वजह से इसने अटैक किया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब रणथंबोर के बाद इसका जो अगला टारगेट है वो है चित्तौड़। लिखिए चित्तौड़ के बारे में। यही वो कहानी है जो सबसे अधिक फेमस है। देखिए, देन रूलर राणा रतन सिंह, देन रूलर राणा रतन सिंह, कौन? तो कहानी तो यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये वही पद्मावत वाली कहानी है। ठीक है, जो चित्तौड़ के जो राजा थे राणा रतन सिंह, इन्हीं की वाइफ थी रानी पद्मावती। तो खैर, कहानी जो भी लिखी गई हो कि इन्होंने अटैक किया था, अटैक करने के बाद क्या कहते हैं वो, मतलब उनको उनसे विवाह करने के लिए, जो भी करने के लिए, लेकिन इसमें कहीं कोई ऐसी सच्चाई मिली नहीं है, क्योंकि जिस बुक के द्वारा ये कहानी ली गई है वो बुक कई सौ साल बाद लिखी गई है। ठीक है, तो इस वजह से इस कहानी के साक्ष्य हमें अभी तक हकीकत में नहीं मिले हैं। खैर, हमसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हमें बस इतना जानना है कि 1303 में इसने चित्तौड़ पर अटैक करके जीता, और उस वक्त के रूलर थे राणा रतन सिंह। और यहीं पर लिखिएगा, एंड एज राणा रतन सिंह गॉट defeated, then thousands of राजपूत विमेन, कौन? जो भाई उनके रिश्तेदार थे और भी जो भी थे, और महल में काम करने वाले सब तो राजपूत विमेन ही थी। तो राजपूत विमेन along with the legendary queen रानी पद्मिनी कमिटेड जौहर, यानी इन लोगों ने क्या किया था, जलती आग में कूदकर खुद को जला लिया था। देखिए, मेन रीजन जो था, एक सिंपल सा रीजन जो समझ में आता है,
वो ये था कि जब भी ये लोग कोई भी एरिया जीतते थे तो वहाँ प्लंडरिंग होती थी। प्लंडरिंग के साथ साथ जो और उसके बाद जो सबसे बड़े शिकार बनते थे वो बनते थे बच्चे और औरतें। तो ये बच्चों को या तो मारा जाता था या स्लेव बनाया जाता था, और लेडीज़ के साथ यानी औरतों के साथ क्या होता था भाई, मैक्सिमम के साथ रेप की कंडीशन, या फिर उन रानियों से जो जैसे रानियां हैं तो रानियों से जो राजा थे वो ज़बरदस्ती की शादियां करते थे। तो ये सब चीज़ें थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से, इस रेप की कंडीशन और बाकी चीज़ों से बचने के लिए ही इन लोगों ने क्या कर लिया, खुद को अपनी आहुति दे दी जौहर में। तो जौहर क्या है? जौहर है कि एक बड़ी सी चिता में ढेर सारे लोग सब साथ में जब उसमें कूद कर जल जाते तो उसी को जौहर कहा जाता है। ठीक है, ये सती नहीं है, ये जौहर है। सती होता है जब अपने पति की चिता पर जब वो जिंदा जला दी जाती है तो उनको सती कहते हैं। ये जौहर क्या है भाई, हस्बैंड जो राणा रतन सिंह है वो तो क्या होंगे, और बाकी जो लेडी औरतें थी उनके भी पति क्या है, युद्ध में मारे गए। अब उनकी चिता तो जलने नहीं वाला कोई बचा ही नहीं। तो ये जो रानियां थी इन्होंने खुद सुसाइड किया आग में जलकर, तो इसको जौहर कहा गया। ठीक, और इसके बाद है नेक्स्ट जो इसने कॉन्क्वेस्ट किया था वो कॉन्क्वेस्ट है, लिखिए नेक्स्ट इसका कॉन्क्वेस्ट है मालवा का। मालवा ये कब का है? 1305 मालवा। इसके बारे में लिख लीजिए, मालवा के बारे में लिखिए। देन रूलर राय महलक दे। देखिए, किंग का नाम लिखवाना का सिर्फ एक पर्पज है कि ये आपका मैच द कॉलम में अगर आ जाए, या फिर जैसे होता है ना कि कौन से दिल्ली सल्तनत के राजा ने या सुल्तान ने कौन से हिंदू या राजपूत सम्राट को हराया था, उसका भी मैच द कॉलम बन सकता है कि नहीं बन सकता। या आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है, ऑल सही है, वहाँ भी आपके इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये आपको याद रखना होगा कि हाँ, अलाउद्दीन खिलजी तो कौन कौन सा एरिया जीता और उस वक्त कौन कौन से राजा थे। ये आपका मैच द कॉलम आपका करेक्ट करवाएगा, या कितने पेयर करेक्ट है वो आपको यहाँ पर सही करवाएगा। ठीक है, तो लिखिए, कॉमा करके लिखिएगा, अलाउद्दीन send army under अन-उल मुल्क मुल्तानी। अन-उल मुल्क मुल्तानी, अन-मुल्क मुल्तानी लिखिए। विथ his victory, with his victory, the Delhi army occupied Ujjain, Mandu, धार एंड चंदेरी। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया। देखिए, चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी शिप्रा, उज्जैन, इधर मांडू, धार, चंदेरी, ये सारा एरिया क्या मिल रहा है इसको, किसके अंडर में आ गया, अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में। और लिखिएगा एंड, देखिए एंड बाई
end of 1306, and by end of 1306 the whole of the northern India, whole of the northern India was under his control। यानी कि ये मालवा जीतने के बाद लगभग लगभग पूरा इंडिया, नॉर्थ इंडिया से कंट्रोल में आ गया। बचा ही क्या था, गुजरात का कुछ हिस्सा बचा था, उधर देखिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये तो ये जीत ही चुका था। इधर वेस्ट में गुजरात और राजस्थान का रणथंभौर, ये भी जीत चुका था। ये थोड़ा सा सेंट्रल का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा बाकी था, वो जैसे ही जीता तो डेक्कन ट्रैप जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, उसके ऊपर का हिस्सा अगर मैप देखें तो डेक्कन ट्रैप के ऊपर का हिस्सा पूरा लगभग लगभग ये जीत गया, कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं कि अप टू 1306 तक अलाउद्दीन खिलजी पूरा नॉर्थ इंडिया जीत चुका था। तो अब नॉर्थ इंडिया जीतने के बाद अब इसका कॉन्क्वेस्ट कहाँ के लिए जाएगा, डेक्कन के लिए। डेक्कन कहिए या साउथ इंडिया कहिए, है ना। नॉर्थ इंडिया जब ये जीत गया तब तो किसको हराएगा, अब तो सारी जगह इसी की टेरिटरी है। तो अपने प्रोविंस बनाया, वहाँ पर अपने गवर्नर्स बनाए, वहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, और क्या किया, अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट किया। जो इसकी क्या थी स्टार्टिंग पॉलिसी, कि मैं डिफेंस भी कर सकता हूँ, एक्सपेंशन भी कर सकता हूँ और कंसोलिडेशन भी कर सकता हूँ, और इसने ये तीनों काम किया। तो यहाँ आते आते मालवा जीतने के बाद हम कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया 100% किसके कंट्रोल में चला गया, 100 तो 90% कह लीजिए, किसके कंट्रोल चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ गया। अब इसका कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होगा डेक्कन के लिए। तब हम लोग पढ़ेंगे डेक्कन का, अलाउद्दीन खिलजी की डेक्कन पॉलिसी।